साल 1947 कश्मीर को हथियाने की पहली साजिश। साल 1965 भारत से जंग, कश्मीर के लिए दूसरी साजिश। उन्नीस सौ 71 निशाना कश्मीर, तीसरी साजिश, बांग्लादेश का जन्म। साल 1980 पंजाब में बगावत करवाई, खालिस्तान बनाने की साजिश। उन्नीस सौ 93 मुंबई को दहलाने की आतंकी साजिश। साल 1999 करगिल के जरिए कश्मीर हथियाने की चौथी साजिश। दो 2001 भारतीय संसद पर हमला, एक और आतंकी साजिश। साल 2002 से 2008 तक मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद में सीरियल बम ब्लास्ट की साजिश। दो 2008 मुंबई में आतंकी हमले की साजिश। और 2016 कश्मीर में आतंकी हमलों की साजिश। एक के बाद एक गहरी साजिश। हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है, हर बार उसे दुनिया के सामने बेनकाब होना पड़ता है, हर बार उसका झूठ उसके मुंह पर कालिक पोत कर चल देता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हमारे जाबाजों ने एक बार फिर अपने ऑपरेशन में उसे उसके ही घर में घुसकर मारा है, लेकिन पाकिस्तान की हिमाकत देखिए, अभी भी उसकी कायराना हरकतें बेलगाम हैं। जगह 30 राष्ट्रीय राइफल्स कैंप और वक्त सुबह के 5 बजे। पूरी बारामूला के बाद पाकिस्तान से आए आतंकियों ने एक बार फिर कुपवाड़ा के लंगेट में आतंकी हमले की नापाक कोशिश की। इस बार आतंकियों के निशाने पर आया लंगेट में बने 30 राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप, जहां 3 आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। इरादा तो शायद उरी और बारामूला जैसी वारदात को दोहराने का था, लेकिन हिंदुस्तानी जाबाज सिपाहियों की मुस्तैदी ने एक बार फिर उनके अरमानों को बारूद की आग से भून दिया। यह हरकत किसकी थी और किसके इशारे पर यह हमला फिर से अंजाम देने की साजिश रची गई थी? अंदाजा जल्दी ही मिल गया था, लेकिन यह भी सभी जान चुके थे कि इस बार भी वही पुराना बेसुरा राग पाकिस्तान सुनाने वाला है, जैसा मुंबई, पठानकोट और उरी के हमलों के बाद किया। लेकिन पाकिस्तान शायद ये बात भूल गया कि झूठ के भी पांव होते हैं और सबूत खुद बोलते हैं। लंगेट में मार गिराए गए आतंकी सेना की वर्दी का चोला पहनकर आए थे। उनके पास से मिला साजो सामान पाक के झूठ की धज्जियां उड़ा रहा है। आतंकियों के पास से 3 AK-47 राइफलें, 17 मैगजीन, कई राउंड गोलियां, 12 ग्रेनेड, 9 ग्रेनेड लॉन्चर, 3 GPS, 4 रेडियो सेट, 2 मोबाइल फोन और कई नक्शे तो मिले ही हैं। इसके अलावा दस्ताने, रस्सियां, ड्राई फ्रूट, कैंची, चाकू, कटर, लाइटर, शेविंग किट, बैटरी, दवाएं, बैंडेज और इंजेक्शन भी मिले हैं। और इन तमाम चीजों पर पाकिस्तानी कंपनियों के नाम और निशान ने बिना देरी किए यह भी साबित कर दिया कि सरहद पार कैसे झूठ की पैकिंग की जाती है। हथियार और गोला बारूद के साथ साथ दवाइयां मेड इन पाक थीं, जो चीख चीख कर पाकिस्तान के झूठ का खुलासा कर रही थी। ऑपरेशन करके इन तीनों टेररिस्ट को मार गिराया। इन टेररिस्ट के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है।
भला वो ये कैसे मान लेता कि 28 और 29 सितंबर की दरमियानी रात भारतीय कमांडोज ने उसकी कब्जाई जमीन पर आतंकियों का खात्मा किया है। वो कैसे मान लेता कि पीओके में पाक फौज की देखरेख में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड मौजूद हैं। तभी IBN-7 ने उसके झूठ को पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर बेनकाब कर दिया। IBN-7 के संवाददाता मनोज गुप्ता ने पीओके के मीरपुर के एसपी को फोन किया, अपनी पहचान बदली और एसपी गुलाम अकबर से कहा कि वो इलाके के आईजी मुश्ताक शकील हैं। बस फिर क्या था, मनोज गुलाम अकबर से एक एक करके सारी बातें पूछते चले गए और सच्चाई से बेखबर अकबर को सर्जिकल स्ट्राइक की रात की पूरी हकीकत बताता चला गया। वो हकीकत जिसने पाकिस्तान के झूठ को सच का आईना दिखा दिया। गुलाम अकबर जी सर। आईजी मुश्ताक शकीरा बोल रहा हूँ सर क्या? बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ क्या हाल है? सर अल्लाह का बड़ा करो। और क्या चल रहा है? ये तो बड़ी गर्मी चल रही है यहाँ पे। हाँ सर, बॉर्डर में है थोड़ी सी। हाँ, मैं वो जो सर्जिकल कर रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो 29 का है सर, सर्जिकल जो कह रहे हैं। हाँ जी सर। तो उसमें नहीं उसमें सर ओनली ये इंडिया वाले तो बोल रहे हैं कि जो है करीब 30-40। हाँ तो ज्यादा क्लेम कर रहे हैं सर। वो तो कह रहे हैं कि ये हमने हर जगह पर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की है हमें बहुत कामयाबी हुई है, लेकिन ऐसा कोई ऐसी कामयाबी की बात नहीं है सर। कितने तुम्हारे हिसाब से कितना लगता है, कितने लोग? सर ओवरऑल जितनी वो इसका सर्जिकल हुआ है ना, ओवरऑल जिसका वो कह रहे हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और ये हुआ है वो हुआ है, तो उसमें टू बी ऑन सेफर साइड ना करे कोई गलत नहीं, ये कोई 12 तक हम लेकर जा सकते हैं। 12 तक। जी सर। अच्छा, एक कैंप में? लेकिन ये नहीं सर, ओवरऑल नॉट इन वन कैंप सर, क्योंकि इंफॉर्मेशन ऐसा सामने नहीं आ रही सर। एरिया भी कॉर्डन है हमारा जो है। हाँ, इधर के लिए भी तो उधर आगे भी नहीं। तो ये जो हुआ है सारा का सारा, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, वो कौन कौन से कैंप में हुई है? ये सर वो हुई है एक लीपा और एक इधर सर स्मानी, जिस तरह वो क्लेम कर रहे हैं सर, जिस तरह वो क्लेम आसमानी कि हमने ये स्मानी भिंबर में संबानी। हाँ जी सर। तो आर्मी पोस्ट में जो है इन्होंने 12 मार दिए, 2 पोस्ट में। ये सर मुख्तलिफ, ये टोटल सर अधीरा भी शामिल कर रहा हूँ। अधीरा में भी? जी सर, ये टोटल में जितनी उस दिन की 29 की करवाई है, ये टोटल फिगर उस तरह आए सामने सर। बार बार लगातार एलओसी पर होती हरकतों को देखकर आपके जहन में भी एक सवाल जरूर उठता होगा कि आखिर कब और कैसे और किन हालातों में एलओसी पर यह लकीर खींची गई होगी। हिंदुस्तान के अमन और चैन को तबाह और बर्बाद करने के लिए हर बार इस लकीर के उस पार से ही साजिशें रची गई। तब पाकिस्तान नया बना था, एक तरफ हिंदुस्तान था, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और बीच में एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, कश्मीर। एक रात पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कबायलियों को मुजाहिदीन का खिताब देकर कश्मीर पर हमला करने के लिए भेज दिया। यहीं से साजिश का वो सिलसिला शुरू होता है। 70 साल पहले एक कबायली हमला जो खत्म हुआ 1 साल 2 महीने 1 हफ्ता और 3 दिन बाद, जिसने बदल दी जन्नत की सूरत, जिसने जन्नत को जहन्नम बनाने की बुनियाद रखी, जिसने पहली बार मुजाहिदीन को पैदा किया, वो थी कश्मीर हथियाने की पहली और गहरी साजिश। करीब 700 साल पहले जिस गुलिस्तान को शमशुद्दीन शाहगीर ने सींचा था, उनके बाद तमाम नवाबों और राजाओं ने जिसको सजाया और संवारा, जिसके आस्थानों और फिजाओं में चिनार और गुलदारों की खुशबू तैरती थी, जिसे आगे चलकर जमीन की जन्नत का खिताब मिला, वही कश्मीर, उसी कश्मीर में आज से ठीक 70 साल पहले एक राजा की नादानी और एक हुक्मरान की मनमानी ने फिजाओं में बारूद का ऐसा जहर घोला जिसकी गंध आज भी कश्मीर में महसूस की जा रही है।
मेरा तेरा करके मजहब के नाम पर लाखों लोगों को अलग अलग कर दिया और फिर उस जन्नत को जहन्नम बना दिया जिसके राजा ने बड़ी ही उम्मीदों के साथ अंग्रेजों से अपनी रियासत को हिंदू मुस्लिम की सियासत से दूर रखने की गुजारिश की थी। मगर उनकी रियासत की सरहदों के नजदीक बैठे मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की इस आज़ादी के लिए तैयार नहीं थे। दलील ये कि जब जूनागढ़ में हिंदू अवाम की तादाद को देखते हुए हिंदुस्तान में मिलाया गया, उसी तरह कश्मीर में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से उस पर सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का हक है। यही वो मौका था जब पाकिस्तान ने कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए पहली साजिश को अंजाम दिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह को झुकाने के लिए पाकिस्तान ने तमाम जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दी और अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 22 अक्टूबर 1947 अंग्रेजों से मिली आजादी के सिर्फ 9 हफ्तों के बाद जिन्ना के इशारे पर पाकिस्तान की तरफ से हजारों कबीलाइयों ने कश्मीर में उस वारदात को अंजाम दिया जिसमें हजारों बेकसूर कश्मीरियों का खून बहा, औरतों की इज्जत लूटी गई और बूढ़े बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। लूट खसोट मचाई गई, मकसद था जैसे भी हो कश्मीर पर कब्जा हो। उस वक्त भी कबीलाइयों के बदन पर सेना की वर्दी नहीं थी, लेकिन हाथों में बंदूकें, मशीन गन्स और मोर्टार थे, जो जाहिर करता है कि पाकिस्तान ने उन्हें पूरी तैयारी के साथ भेजा था और आतंकवादियों को जोश दिलाने के लिए जिन्ना ने उन्हें मुजाहिदीन का खिताब दिया था और इसी जोश में कबीलाई कश्मीर जीतने निकल पड़े। यह था पाकिस्तानी साजिश का पहला हिस्सा। इस हिस्से का दूसरा पड़ाव यह था कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर की रियासत में बगावत पैदा करने की कोशिश में जुट गए। साजिश थी मुस्लिम सैनिकों को भड़काने की। नतीजा ये रहा कि कश्मीर के जो मुसलमान कबाइलों के साथ देने लगे वो महफूज रहे, लेकिन जो खिलाफ थे उन्हें आतंकियों ने मौत के घाट उतार दिया। मुल्क का नक्शा बदलने की इस साजिश में हरी घाटी को खून से लाल कर दिया गया। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के लिए अब कश्मीर को बचाना करीब करीब नामुमकिन सा लगने लगा। तभी उन्हें 3 रास्ते दिखाए गए। पहला यह कि जो हो रहा है उसे होने दो और अपने हाथों से कश्मीर की रियासत को पाकिस्तान के हवाले कर दो। दूसरा ये कि पाकिस्तानी कबाइलियों का मुकाबला किया जाए जो कत्लेआम पर उतारू थे, लेकिन उन हालात में उनके लिए ये मुमकिन कतई नहीं था। तीसरा और आखिरी रास्ता ये था कि भारत से मदद ली जाए। मुश्किल यह थी कि तब कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, लिहाजा वहां सैनिकों को नहीं उतारा जा सकता था। और उस समय अपनी रियासत और वहां के लोगों को बचाने के लिए महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? राजा हरि सिंह के फैसले के फौरन बाद कश्मीर में भारतीय सेना ने मोर्चा खोल दिया। रातों रात विमान के जरिए भारतीय सेना और जंग के जरूरी सामान श्रीनगर में उतार दिए गए। जिस वक्त भारतीय सेना ने श्रीनगर में कदम रखा, कबाइली श्रीनगर से बस 1 मील की दूरी पर थे। लिहाजा सेना ने श्रीनगर के इर्द गिर्द सुरक्षा घेरा बनाया और इसके बाद जंग की सूरत बदलते देर नहीं लगी। पहाड़ी मोर्चे और जंगी सामान के साथ साथ नक्शों की कमी के बावजूद भारतीय जाबाज सैनिकों ने एक के बाद एक तमाम ठिकानों से कबाइली और पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। एक एक चौकी और एक एक इंच जमीन के लिए भयानक लड़ाई हुई। पाकिस्तानी आतंकी साजिशों के हथियार और अपनी खोखली ताकत के बूते कश्मीर को जीतने निकले थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसे एहसास करवा दिया कि भारत सिर्फ आकार में ही नहीं, दिलेरी में भी पाकिस्तान से बहुत बड़ा है। अगले कुछ ही महीनों में 2/3 कश्मीर पर भारतीय फौज जीत का परचम लहरा चुकी थी। एक साल 2 महीने 1 हफ्ते और 3 दिन चली लड़ाई के बाद कश्मीर का मसला संयुक्त राष्ट्र जा पहुंचा। इसके बाद 5 फरवरी 1949 को सीज फायर का ऐलान हुआ। तय हुआ कि सीज फायर के वक्त जो सेनाएं जिस हिस्से में मौजूद हैं उसे ही युद्ध विराम रेखा मान लिया जाए, जिसे आसान जुबान में हम सब LOC कहते हैं। इस तरह कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम POK कहते हैं। कश्मीर को जख्मी करने वाली उस वारदात को
आज करीब 70 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया है, बल्कि पूरे कश्मीर का ख्वाब आज भी उसकी आंखों में बसा हुआ है। इतना ही नहीं, आज भी वो कश्मीर को हासिल करने के लिए वैसी ही साजिशें रच रहा है जैसी 1947 में रची थी। अप्रैल 1965। अपने हुक्मरानों के मंसूबों को कामयाब करने के इरादे से निकली पाकिस्तान की सेनाओं ने एक बार फिर भारत की सरहदों की मर्यादा लांघी। तारीख गवाह है कि हिंदुस्तान के जाबाज सैनिकों ने यहां भी पाकिस्तानी सेनाओं को इस कदर खदेड़ा कि वहां के हुक्मरानों को पनाह मांगनी पड़ गई। और 23 सितंबर 1965 को एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र की दखल के बाद सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। दोनों मुल्कों के बीच युद्ध तो हुआ, लेकिन नक्शे पर इस बार भूगोल नहीं बदला। और तब दोनों मुल्क के रहनुमाओं ने ताशकंद में बैठकर एक समझौता किया। समझौता ये कि हर हाल में दोनों मुल्कों की सेनाएं एक दूसरे की सरहदों का पालन करेंगी और किसी भी हाल में इसे पार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही पाकिस्तान की एक और साजिश नाकाम कर दी गई। 3 दिसंबर 1971। पाकिस्तानी साजिश ने एक बार फिर अपना सिर उठाया और उसके एयरफोर्स के जहाजों ने भारत के 3 एयरपोर्ट पर निशाना साधकर युद्ध का ऐलान कर दिया। बेशक भारत और पाकिस्तान की फौजें इस बार एक दूसरे के सामने थीं और मोर्चे भी अलग अलग थे, लेकिन पाकिस्तान का निशाना पहले की ही तरह इस बार भी कश्मीर ही था। पाकिस्तान की यह साजिश भी धरी की धरी रह गई, बल्कि इस साजिश का एक नुकसान उसे जल्द उठाना पड़ा, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान अब उसके हाथों से निकलकर बांग्लादेश की शक्ल में एक नए देश के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नजर आने लगा। 2 बार सेनाओं के आमने सामने होने के बाद भी अपनी साजिशों को जब सिरे चढ़ाने में पाकिस्तान पूरी तरह नाकाम रहा, तब उसकी खुफिया एजेंसियों ने अपनी साजिशों की शक्ल ही बदल डाली, क्योंकि अब वो जान चुका था कि भारत से सीधी लड़ाई जीतने की उसकी औकात नहीं है और ऐसे में उसका कश्मीर का ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान ने छुपकर पीठ पर वार करने का अपना पुराना तरीका फिर से अख्तियार किया और भारत के भीतर सिर उठाते उग्रवादों को हवा देनी शुरू कर दी। उसका जो ऑल वेदर फ्रेंड है चाइना, टेक्निकली उसको सपोर्ट कर रहा है, बट प्राइवेटली उनको एडवाइस कर रहा है कि अभी समय आ गया है कि जो खेल खेल रहे हो उसको बंद करो। दुनिया नहीं चाहती और दुनिया मानती है हिंदुस्तान की बात कि पाकिस्तान आतंकवाद का जड़ भी है और गढ़ भी है। उसकी इस नई साजिश का पहला पड़ाव बना पंजाब और ये था खालिस्तान का उग्रवाद। लेकिन भारत ने साम दाम दंड भेद सभी तौर तरीकों का इस्तेमाल करके इस उग्रवाद का सर कुचल दिया। वो नहीं मानते, मैंने बोला उनकी क्या मजबूरी है, क्यों नहीं मान सकते, वो तो मार भी खा गए, रो भी नहीं पा रहे। तो वो जो भी कुछ कहें दुनिया को, हमारा क्यों उसका सरोकार हमारा होना चाहिए। इसके बाद 1993 में मुंबई ब्लास्ट, 1999 में करगिल युद्ध, 2001 में पार्लियामेंट पर हमला, और फिर 2008 में मुंबई में हुआ आतंकी हमला। पाकिस्तान अपनी सरजमी को इस्तेमाल करता रहा है हिंदुस्तान को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया है। यूनाइटेड नेशंस में उसकी बदनामी हुई, उसने 22 रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे दुनिया भर में, सारी जगह दे गॉट स्नब्ड। उसकी इन्हीं खौफनाक साजिशों के अलग अलग चेहरे हिंदुस्तान और यहां की आवाम के सामने आए। इन साजिशों की आड़ में पाकिस्तान ने हाफिज सईद, अजहर मसूद, दाऊद इब्राहिम जैसे चेहरों का इस्तेमाल करके अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश की। यूं ही आप एविडेंस की बात करते हो,
सेना के मॉडर्स ऑपरेंडी, क्या हथियार थे उनके पास, क्या उनकी टैक्टिक्स थी, कैसे उन्होंने उसको अंजाम दिया, वो लीक आउट होता जो सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। पाकिस्तान की नापाक साजिशों की वजह से मुल्क में दहशत तो फैली, लेकिन भारतीय सरकारों और भारतीय सिपाहियों की जाबाजी ने हर बार पाकिस्तान के मंसूबों पर पूरे 70 साल, जी हां 70 सालों से भारत के मुकुट यानी कश्मीर को हथियाने के पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को भारतीय सिपाहियों ने पूरी तरह नाकाम किया। इतना ही नहीं, वक्त वक्त पर दुनिया भर के सामने उसकी बदनीयती का खुलासा भी किया, लेकिन पाकिस्तान वो कहां चुप रहने वाला था। एक बार फिर उसने एक साजिश को अंजाम देने के लिए सरहद लांघ दी। तारीख 18 सितंबर 2016, जगह थी उरी सेक्टर और वक्त सुबह के करीब 5 बजे। झेलम नदी के किनारे बना सेना का एक ट्रांजिट कैंप अचानक गोलियों और बम की आवाजों से दहल उठा। सुबह के करीब ही गार्ड की ड्यूटी खत्म होती है और दूसरे गार्ड के आने का वो समय होता है। इसी का फायदा उठाकर आतंकी तार काटकर हेडक्वार्टर में घुस आए और ब्रिगेड मुख्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में 4 आतंकियों की टोली ने एक बार फिर धोखे से हमला कर दिया। उरी अटैक जो 18 सितंबर को हुआ, वो एक ब्रेकिंग पॉइंट था। हमारी पेशेंस की, हमारे सब्र की सीमा आ गई। तो पूरे देश में ये डिमांड थी कि पाकिस्तान से इसकी कीमत वसूल की जाए और वो कीमत विजिबल हो। जाहिर था कि रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर पहुंचे आतंकियों के भीतर जाबाज सिपाहियों को ललकार कर भिड़ने का न तो मादा था न हौसला। एक ही चीज थी और वो ये कि ज्यादा से ज्यादा जवानों को लड़े बिना कत्ल कर देना। कुछ हद तक वो आतंकी अपनी इस कोशिशों को रंग लाने में कामयाब भी हो गए और सेना के 19 जवान शहीद हुए। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही सेना की एक टुकड़ी संभली तो कायर टीम के चारों गुर्गों को चींटी की तरह मसल दिया गया। सवाल उठा कि आखिर हमलों का असली मास्टरमाइंड कौन हो सकता है। जवाब मिलते ज्यादा देर न लगी। नाम सामने आया अफजल गुरु स्क्वाड का मुखिया और आईएसआई का पाला सांप, भारत का गुनहगार अजहर मसूद। उरी का हमला एक तरह से भारतीय फौज के बर्दाश्त की इंतहा थी, क्योंकि बीते 22 सालों में ये पहला मौका था जब आतंकियों की टोली अपने नापाक इरादों के साथ सेना के किसी कैंप में कदम रख सकी। प्रधानमंत्री जी की डिसीजन विद इन 24 to 48 आवर्स कन्वे कर दी गई थी। कुछ टारगेट्स चुने गए थे, कई अनेक ऑप्शंस को डिस्कस किया गया था। सो फाइनली कुछ ऑप्शंस जो थी उनको कहा कि यस दिस कैन गो हेड। बस आतंक के इसी हमले के बाद भारतीय फौज ने जाहिर कर दिया कि ऐसी किसी भी साजिशों को अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और 28-29 सितंबर की दरमियानी रात भारत के जाबाज कमांडोज ने खुफिया तरीके से एलओसी के उस पार बने आतंक के अड्डों का खात्मा करके अपनी कही बात पर सीना ठोक कर मोहर भी लगा दी। पाकिस्तान खुद कंफ्यूज है। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये क्यों था कि उसी दिन उनके जो मिनिस्टर ऑफ विदाउट पोर्टफोलियो हैं हाफिज सईद, उन्होंने आग बबूला होकर भाषण दिया था कि हम बदला लेंगे। किस चीज का बदला ले रहे फिर आप, अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो। 70 सालों से पाकिस्तान हिंदुस्तान से हर लिहाज से लड़कर देख चुका है और हर बार उसके मुंह पर भारतीय फौजों ने तमाचा मारा है। 70 सालों से पाकिस्तान अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन इन्हीं 70 सालों से कश्मीर की सरहदें तब से अब तक वैसी ही बनी हुई हैं जैसी 1947 में एलओसी के जन्म के वक्त बनी थी। ये था पाक का वो नापाक चेहरा जो गाहे बगाहे हमारे सामने आता ही रहता है।